बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली अगर इसको एक लफ्ज़ में समझा जाए तो ये न्यूक्लियर डिके होता है। इसमें हमारा जो न्यूक्लियस है एटम का वो डिके की तरफ जाता है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन चंद लफ्ज़ों में ये हो सकती है कि जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एमिट करते हुए एक दूसरी फॉर्म में चला जाता है। इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एमिट एनर्जी करता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एमिट करता है और एक दूसरी फॉर्म में जाता है, डिके होता है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम में नहीं लग रही। हमें रेडियो एक्टिव डिके के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती तौर पे नेचुरली डिके होता है हमारे पास न्यूक्लियस, तो इसलिए इसमें स्पॉन्टेनियसली का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसमें हम डिके के प्रोसेस को इन डिटेल देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस डिके हो कैसे रहा होता है। हमारे पास जो पहले एटम मौजूद होता है, जो डिके होना होता है, अभी जो पहले एटम मौजूद है उसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं। वो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और वो डिके होता हुआ रेडियो एक्टिव डिके हो जाने के बाद न्यूक्लियस जिस फॉर्म में जाता है, एटम जिस शक्ल में डाला जाता है, उसको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। पेरेंट न्यूक्लियाई बेसिकली हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म है और जब वो एक दूसरी फॉर्म ले रहा है डिके होता हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई वो स्टेबल फॉर्म होती है। बेसिकली एक सिंपल सी बात है कि एक अनस्टेबल फॉर्म है तभी तो वो डिके हो रही है, और वो डिके उसके होने की वजह ये है कि वो एक स्टेबल फॉर्म में जाना चाहती है। इसमें ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ऐसा नहीं था कि पेरेंट न्यूक्लियाई था, अनस्टेबल था और वो एक स्टेबल फॉर्म में चला गया। ये बात ज़रूरी है कि उसमें आयोनाइजेशन हुई। अनस्टेबल न्यूक्लियस आयोनाइज हुआ, उसने एनर्जी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एमिट किया और फिर वो स्टेबल फॉर्म में गया। अब जो हमारे पास आयोनाइजेशन हो रही है, रेडियो एक्टिविटी डिके हो रही है, वो क्यों हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर इस तरह की कौन सी फोर्सेज हैं जिसकी वजह से डिके हो रहा है, या कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस डिके की? उसके लिए ज़रूरी है कि हम अब न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस को देखें, कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। एक तो न्यूक्लियर फोर्स होती है और दूसरी कूलम फोर्स होती है। हम देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के डिके होने की, और क्या वजह है कि वो फोर्स डिके की तरफ न्यूक्लियस को लेकर जा रही है। तो जब हमारे पास एटम एक बहुत बड़े साइज में होता है, यानी बड़ा एटम होता है, तो उसमें हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब हमारे पास एटम स्मॉल साइज का होता है, उसका न्यूक्लियस छोटा होता है या एटम छोटा होता है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो सी फोर्स ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है, रोल प्ले कर रही होती है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है ये 1 to 3 फेम्टोमीटर होती है। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अब हम इन दोनों फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से इन फोर्सेस के बारे में समझ आ जाए। तो कूलम फोर्स मोर साइज के एटम बड़े एटम में और न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट साइज यानी छोटे एटम में होती है, जो एटम लेस इन साइज हो। कूलम फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये लार्ज रेंज फोर्स है, तभी तो एटम बड़ा होगा तो उसके अंदर कूलम फोर्स होगी यानी लार्ज रेंज। और अगली बात ये है कि ये रिपल्सिव फोर्स है, यानी एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय रिपल्स कर रहे हैं। वो एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, अपने आप से रिपेल करेंगे, तभी तो वो टूटेगा और डिके की तरफ जाएगा। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है, जब वो करीब है, करीब करीब के एटम्स भी एग्जिस्ट कर रही है और फिर वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, तो उतनी कस के बॉन्डिंग होगी, वो उतनी कस के एटम्स आपस में, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, आपस में बॉन्ड रहेगा उनका आपस में, और वो डिके की तरफ नहीं जाएंगी। अब यहाँ से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि रेडियो एक्टिव डिके की जो रिस्पॉन्सिबल है वो कूलम फोर्स होती है। अब आपको ये पता चल गया कि जो डिके हो रही है वो कूलम फोर्स की वजह से हो रही है। तो अब आप रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो कोई हैवी न्यूक्लाइड आपके पास होता है, हैवी न्यूक्लाइड कौन सा होता है? जिसमें आपका एटॉमिक मास नंबर जो हो वो 209 से बड़ा हो, और जो आपका प्रोटॉन नंबर हो, आपके जो प्रोटॉन्स हों वो 83 से बड़े हों। तो जिसका एटॉमिक मास नंबर 209 और प्रोटॉन 83 से बड़े हों वो आपके पास हैवी न्यूक्लाइड होते हैं। तो जो आपका हैवी न्यूक्लाई होता है उसमें कूलम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होती है।
जब कूलम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होती है तो उसके अंदर रिपेलिंग हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक लाइटर न्यूक्लियाई में, यानी अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में। और अंदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि एमिशन कर रहा है वो रेडिएशन की और पार्टिकल्स की। ये बात अहम है कि उसमें आयोनाइजेशन हो रही है। तो अब ये आपके पास एक सीधी सी और एक पूरे प्रोसेस को डिफाइन करती हुई डेफिनेशन हो गई है रेडियो एक्टिव डिके की। रेडियो एक्टिव डिके की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 3 मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव हैं, दैट इज अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। इन तीनों प्रोसेस को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग लेक्चर होगा। अब इसमें ना हम ऐसा करते हैं कि न्यूक्लियस एक सिंपल सा बना के सर्कल फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए उसके साइज के हवाले से कौन सी फोर्स कहाँ पर डोमिनेंट है। सिंपल न्यूक्लियस में जैसे हमने पढ़ा उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो हमने दोनों में बनाया है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब जो स्मॉल साइज का सर्कल होता है, स्मॉल साइज न्यूक्लियस है हमारे पास, उसमें हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट है। और न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट होने की वजह क्या है कि ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और स्मॉल न्यूक्लियस है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो स्टेबल फॉर्म हुई इसका मतलब। और जो हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस होता है उसमें कूलम फोर्स डोमिनेंट होती है। और कूलम फोर्स क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, क्योंकि वो उसके जो एटम्स हैं अंदर, उसके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके आपस में अट्रैक्शन ही नहीं है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो टूटना चाह रहे हैं, डिके होना चाह रहे हैं, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हुआ हमारे पास। यहाँ पे पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो आप देखिए, वहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है कि जो हमारे पास कूलम फोर्स होती है ना, वो हमारे पास वीक फोर्स होती है, जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। तभी ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं कि वो डिके नहीं हो सकता, जबकि वीक फोर्सेस वाला जो बड़ा एटम होता है वो हमारे पास डिके हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।